चलिए ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक अपन लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था ना, कंप्लीट कर लिया था आई थिंक, है ना। जेनेटिक कोड क्या है, किस तरीके से होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया। और कुछ वर्क दिया हुआ था, वर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या? हाँ या हाँ अभी तो कर लिया? किसी को कोई डिफिकल्टीज वहां पे? एक एक उसके बाद अप्रॉक्स 12:45 के आसपास। हाँ, तो ये बताओ कि किसी को कोई डिफिकल्टीज जेनेटिक कोड का वो पूरा का पूरा चार्ट बनाने में? नहीं सर। नहीं सर। आपने बनाया क्या? नहीं बनाया होगा तो नदियार वाले बच्चों शाम तक उसको बना लेना। अगर किसी का भूल गया है शाम को तो दिखाना होगा ना, हम आनंद में ही है। ठीक है, तो आज आज अपन मिलने वाले हैं offline। ठीक है, तो बेटा अब अपने को नया इसके बाद डिस्कशन लेना है और वो डिस्कशन होगा अपना प्रोटीन सिंथेसिस का, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब बेसिकली अब अपने को ये बेटा डिस्कशन करना है कि एमआरएनए तो बन के रेडी हो गया, अब एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होना है, ठीक है। क्या वहां पे प्रोसेसिंग यूज होंगी, एंजाइम्स वहां पे क्या लगेंगे, किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो एंजाइम वहां पे बेटा वर्क कर रहे होंगे, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे भी अपने को डिस्कशन में लेके आए, ठीक है। दो स्टेप में इसको इस प्रोसेस को बेटा अपन समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने ब्रेन से ये चीज हटा दो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन समझना ध्यान से पड़ेगा। क्वेश्चन कहां से बनते हैं ये भी चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एंजाइम से। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों के दोनों पॉइंट में एंजाइम से क्वेश्चन बनता है और रिजल्टेंट से बेटा क्वेश्चन बनता है। रिजल्टेंट बोले तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या फॉर्म हुआ, ट्रांसलेशन में क्या फॉर्म हुआ, इनसे क्वेश्चन बनता है। क्या एंजाइम वहां पे बेटा यूटिलाइज हुए, किस पर्टिकुलर सीक्वेंसेस में एंजाइम वहां पे यूटिलाइज हुए, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर थ्योरेटिकल पेपर होता, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, थ्योरेटिकल पेपर होता तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में से कोई एक प्रोसेस डिटेल में इलैबोरेट करने के लिए बोर्ड लेवल पे पूछी जाती है। गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को उसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर बेटा बातें करते हैं तो एमआरएनए का फॉर्मेशन ज्यादा पूछा जाता है। डायग्राम बनाएगा, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा, एंजाइम अटैच करेगा, एमआरएनए बनाएगा। दो तरह से किसी को क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन एंजाइम के सीक्वेंसेस और नाम। दूसरा क्वेश्चन बेटा वो पूछता है एमआरएनए की जो चेन बनाई है उसके पॉलीपेप्टाइड्स के, या कि उसके जो नाइट्रोजनस बेस जो अरेंज हुए हैं उनके सीक्वेंसेस। तो 5' to 3' डायरेक्शन में और यूरेसिल को फोकस करते हुए आपको उसको सॉल्व करने जाना है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेसिस पे जनरली नहीं पूछे जाते, ठीक है। जनरली डायग्रामेटिक बेसिस के क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस से आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी परेशान नहीं होइएगा। चलिए बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। पावर कट हुआ है शायद थोड़ा सा अंधेरा जैसा, एक सेकंड। होपफुली काफी कुछ अंतर हुआ होगा। चलिए प्रोटीन सिंथेसिस में अपने को क्या एग्जैक्टली इस प्रोसेस में होता क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन जो कि एमआरएनए में कोडेड है ना, एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन बेटा कोडेड है उसको डिकोड किया जा रहा है ना, उसको डिकोड किया जा रहा है और अमाइनो एसिड का फॉर्म किया जाएगा, अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ
of protein by using information present in RNA, है ना, by using information present in RNA। स्पेशली यहाँ पे हम चाहें तो मैसेंजर आरएनए हम लिख सकते हैं, ठीक है, मैसेंजर आरएनए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ट्रांसक्रिप्शन में हमने वहां पे आरएनए बनाया था, जेनेटिक कोड की बात करी, प्रोटीन सिंथेसिस में आ गए एमआरएनए में, इसके बीच में एक छोटा सा और आप ऐसा कहिए कि एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। उसको हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में हमें और कुछ नहीं करना है, जो भी अनयूजुअल बेस सीक्वेंसेस हैं, है ना, जो भी अनयूजुअल बेस सीक्वेंसेस हैं, मतलब कि ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रॉपर्ली सेट नहीं हो रहे हैं, उन अनयूजुअल बेस सीक्वेंसेस को बेटा हमें क्या करना है? आरएनए स्ट्रैंड से रिमूव कर देना, ठीक है। जो यूजुअल है या कि जो कि यूज होने वाले हैं, या हम सिंपल शब्दों में कहें तो नॉनसेंस जो बेसिस सीक्वेंस थे, जिनका कोई सेंस नहीं बनता था, जिनसे कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता था, जो किसी तरीके के अमाइनो एसिड को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उनको हमें हटाना होता है, और जो यूजेबल है उनको हमें रखना होता है, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग। इसके अलावा हमने कहा था कि जब हमारा आरएनए बनता है, स्पेशली मैसेंजर आरएनए, तो इनिशियली वो बेटा किस फॉर्म में बनता है? एचएनआरएनए के फॉर्म में, हेटेरोजीनस वाला अपन ने बात करी थी, है ना, उसके फॉर्म में बनता है। हम उसकी स्प्लाइसिंग करके उसको मैच्योर में बेटा अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या करा? स्प्लाइसिंग करी, नॉनसेंस को या अनयूजुअल को, या जो यूज में नहीं होने वाले सीक्वेंसेस थे उनको रिमूव किया, यूजेबल सीक्वेंसेस को कॉन्टिन्यूअस मैनर में हम लेकर के आए, ठीक है। उसके अलावा हमने अपने एमआरएनए को की बेटा थोड़ी सी पॉलिशिंग कर, पॉलिशिंग का सर यहाँ पे क्या मतलब है? पॉलिशिंग का बेटा यहाँ पे ये मतलब है कि हम उसको एक प्रॉपर एंड का सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये कि हम उसका 5 डैश या 3 डैश एंड जो है वो कैसे हमारा एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस के ड्यूरेशन पे, इस लायक बेटा हम उसको बना देते हैं। हम वहां पे क्या करते हैं? 5 डैश एंड पे ग्वानोसाइन था ना, है ना, ग्वानाइन जिसको हम बोल रहे थे, उसको अटैच करा देते हैं। और कैसे अटैच कराते हैं? हम वहां पे बेटा 5 मिथाइल ग्वानोसिन वहां पे हम ऐड करवा देते हैं, ठीक है। हम वहां पे क्या करें? 5 मिथाइल ग्वानोसाइन वहां पे हमने ऐड करा दिया। अब ये एक तरीके से हो गया इसका हेड वाला पार्ट, हमने उसको हेड लगा दिया हमारे एमआरएनए के हेड वाले पार्ट, ठीक है, 5 मिथाइल ग्वानोसाइन के साथ। 3 डैश एंड में हम बेटा क्या करते हैं? ए मतलब कि एडिनोसाइन की कंटीन्यूअस बेस सीक्वेंसेस ऐड कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं पॉली ए टेल एडिशन। क्या कहते हैं? पॉली ए टेल एडिशन। मतलब हमने क्या किया है? 5 प्राइम पे मिथाइलेशन कर दिया ग्वानाइन का, और 3 एंड पे हमने क्या कर दिया? पॉली ए टेल का सीक्वेंस अटैच कर दिया। मतलब कि रिपीटिशन में ए इस तरीके से सीक्वेंस हमने रेडी कर दिया। तो अब हमारा ये एमआरएनए जिसका कि मिथाइलेशन हो चुका है, जिसमें कि पॉली ए टेल जुड़ चुकी है, ठीक है, जिसके अनयूजुअल जो बेस पेयर्स थे या जो कोड थे, सीक्वेंसेस थे, वो रिमूव हो गए हैं। यूजुअल वाले सीक्वेंसेस एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ चुके हैं, लीनियर अरेंजमेंट में आ चुके हैं। अब ये हमारा एमआरएनए रेडी है प्रोटीन सिंथेसिस में जाने के लिए, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक की बात। आरएनए स्प्लाइसिंग यही कहलाती है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए आरएनए स्प्लाइसिंग या फिर द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग contain which of the following steps, वहां पे आप बेटा बताएंगे removal of unusual sequences, continuation of usual sequences, methylation of guanine at the 5 prime end, and the addition of poly A टेल at the 3 prime end। ठीक है, ये 4 स्टेप बेटा स्प्लाइसिंग में अपन कर देंगे। याद रखोगे या बेटा भूल जाओगे?
इसको लिखवाया नहीं है, लिखने की इसको जरूरत नहीं है, चलेगा। बोलो सर ये फिर न्यूज जो है वो फिर कहाँ जाती है? डाइजेस्ट हो जाएगा बेटा, जितने भी ये अनयूजुअल है ना, अनयूजुअल ये सब डाइजेस्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस हैं, वहां से इनको हटा दिया गया, और हटाया गया मींस उनका कंप्लीटली डाइजेशन करवा दिया जाता है, उनको ब्रेक करा दिया जाता है, उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ सर। चलिए बढ़िया। अब यहाँ से स्प्लाइसिंग से एक क्वेश्चन बेटा और बनता है, जो शायद मैंने कभी आपसे टर्म के फॉर्म में डिस्कशन किया है। ये जो अनयूजुअल थे, जिनको हमने हटाया है उनका नाम, और जो यूजुअल थे जिनको हमने रखा है उनका नाम। तो हमेशा कंफ्यूजन होता है बेटा एक्सॉन और इंट्रॉन। इन दोनों टर्म में हमेशा अक्सर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले भी अपन डिस्कशन किया है, किसी को याद है क्या अपन एक्सॉन किसको कहे और अपन इंट्रॉन किसको कहे? बोलो। अच्छा, अपोजिट वाले फंक्शन, नाम जैसा है उसके अपोजिट वाले। EX लगा है मतलब एग्जिट, ठीक है ना, EX लगा है मतलब एग्जिट, शो क्या कर रहा है कि एग्जिट करना है, नहीं 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 एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। और इंट्रॉन में क्या लगा है, इन मतलब एंट्री कराना, नहीं नहीं एंट्री नहीं कराना, इसको बाहर निकालना है, जस्ट अपोजिट होता है। तो एक्चुअली एक्सॉन ये वो बेस सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम रखते हैं, ठीक है, और इंट्रॉन वो बेसिस सीक्वेंसेस हैं जिनको हम क्या करते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इंट्रॉन और एक्सॉन में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप आपके 8 नंबर का ये सवाल है, यहाँ पे हम चाहो तो आप अपनी जानकारी के लिए लिख लो, और या तो फिर ब्रेन में अपने फिट करके रखो। एक्सॉन ये यूजेबल बेस सीक्वेंसेस के लिए टर्म यूज हो रहा है, ये सीक्वेंसेस हमें रखने हैं, रिमूव नहीं करने। इंट्रॉन रिमूवेबल सीक्वेंसेस के लिए यूज हो रहा है, इनका mRNA स्ट्रैंड में कोई जरूरत नहीं है, इनको हम एट द टाइम ऑफ स्प्लाइसिंग हटा देंगे। क्लियर है, जल्दी बोलो। सर आप लिखा देवियो दो सर। हाँ सर। बोलो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी सी बातें याद हो गई, तो अब आपके लिए कोई खास समस्या नहीं। चल अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, अगर हम इसके स्टेप्स की बेटा बातें करें कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते होंगे, तो देखो सबसे पहले अगर आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद हो, रॉबर्ट बोली वाला बोली की बेटा बातें करें, याद है क्या कौन कौन सी आर्म्स थी, किसी को याद है, जल्दी बोलो। तो बेटा पीछे से पेज पलट गई यार, बोल दो। एक्सेप्टर आर्म। हाँ जहाँ पे ऊपर की तरफ OH ग्रुप और कुछ नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंसेस लगे रहे होंगे, शायद CAA या CCC करके, एक रही होगी T साइड C आर्म, एक रही होगी D लूप, एक रही होगी एंटी कोडॉन वाली, ठीक है। अगर अलग से थोड़ा नाम दे तो राइबोसोम अटैचमेंट साइट वाली एक रही होगी, एक अमाइनो एसिड बाइंडिंग वाली शायद रही होगी, एक एंटी कोडॉन वाली रही होगी, और एक उसका हेड वाला पार्ट रहा होगा, है ना। इतने सही हैं। अच्छा देखो, मजे की बात ये है कि नेचर में कितने अमाइनो एसिड बेटा प्रेजेंट है, 20, है ना, 20 अमाइनो एसिड बेटा नेचर में प्रेजेंट है। प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है, ये भी तय है। इंफॉर्मेशन किसके पास है, mRNA के पास है। tRNA वहां पे क्या करेगा, एज एडाप्टर हेल्प करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म ये आरएनए कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ना। तो ये सबसे पहले एक्शन मतलब कि बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस कुछ प्रिपरेशन जब हो रही होती है, वहां पे क्या होता है कि जो टीआरएनए है, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पड़े हुए इनएक्टिवेटेड अमाइनो एसिड से, साइटोप्लाज्म में कुछ अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं, सर ये कहां से बने, तो बेटा ये अमाइनो एसिड तो बने हुए थे जब G1 स्टेज चल रही थी। याद करो अपन ने कहा था ना कि G1 स्टेज में कुछ अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है,
एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और G2 में आरएनए का जो सिंथेसिस है वो फिर से कंप्लीट होता है। यही अपन ने बात करी थी ना। तो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए कुछ इनएक्टिवेटेड जो अमाइनो एसिड हैं वो टीआरएनए के साथ आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो एम है इसके जुड़ने की। पहला तो ये कि इनएक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को एक्टिवेटेड फॉर्म में आना है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को एक्टिवेटेड फॉर्म में आना है। एक्टिवेटेड फॉर्म में सर क्यों आना है भाई? पहला, जब एंटीकोड टीआरएनए का एमआरएनए के कोड के साथ जुड़ेगा, कुछ वहां पे डिकोडिंग होगी, उस डिकोडिंग को कैच करने के लिए कोई ना कोई वहां पे चाहिए। उसके लिए ये जो एक्टिवेटेड जो अमाइनो एसिड है वो रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म में पड़े हुए इनएक्टिव अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है। उसको एक्टिवेट होने के लिए लेनी पड़ेगी एनर्जी, एटीपी। ठीक है, एटीपी उसको एम खाली पीली नहीं मिल सकती। ठीक है, उसके लिए उसको टीआरएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में सबसे फर्स्ट क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे फर्स्ट स्टेप या हम प्री प्रिपरेटिव स्टेज की अगर हम बात करें, स्टेप्स की बात करें, जिसको कि आजकल प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके लिए एटीपी लेगा। एटीपी लेने के बाद जो हमारा जो अमाइनो एसिड है वो दरअसल अमाइनो एसिल, उसको एसिल भी कहते हैं, एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिल एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट टीआरएनए, इस पूरे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं करना है। अमाइनो एसिड है, एटीपी है, टीआरएनए है, तीनों आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या हो गया? अमाइनो एसिड एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट टीआरएनए। ठीक है, एटीपी हमने दिया था, एएमपी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब दो फॉस्फेट क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिलीज करा दिए जाते हैं। इतने से स्टेप के बाद हमारा अमाइनो एसिड अब क्या होता है बेटा? एक्टिवेट हो गया। सिर्फ अभी यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुआ है, टीआरएनए अभी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। टीआरएनए को भी तो फंक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हमारा अमाइनो एसिड एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है टीआरएनए को मिथाइलेटेड करने के लिए, या हम उसको कहते हैं एफ मेट टीआरएनए। ठीक है, मिथाइलेशन हो जाता है वहां पे टीआरएनए का। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या कहते हैं? एफ मेट टीआरएनए। कुछ कुछ रेफरेंसेस इन दोनों के दोनों स्टेप को एक साथ बेटा बताती है और कहती है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड टीआरएनए, या कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव टीआरएनए टू एक्टिव ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। एटीपी अमाइनो एसिड के साथ दी जाती है, वो अमाइनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अमाइनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आगे चल करके टीआरएनए के मिथाइलेशन में हेल्प करता है, मतलब कि चार्ज करता है, डिस्चार्ज टीआरएनए को वो चार्ज करता है। तो अल्टीमेटली जब हमारा टीआरएनए चार्ज हो जाता है तब वो एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एज एडाप्टर अटैच हो सकता है। क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। ठीक है, समझना बात को। अभी सिर्फ अपन ने बिल्कुल प्रिपरेटिव इनिशिएशन स्टेप की बेटा बातें करी हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ हम केवल स्टेप लिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा चाहेंगे तो, एक्टिवेशन ऑफ amino acid and activation or formation of F-MET tRNA। F-MET tRNA से यहाँ पे हमारा जो मतलब है, ये बेटा बेसिक मतलब है किसका? F-MET tRNA से चार्ज ट्रांसफर आरएनए से। ठीक है, जिसका कि मिथाइलेशन हो चुका है। मिथाइलेशन के फंक्शन के लिए या कि मिथाइलेशन की एक्टिविटी के लिए
यहाँ पे रोल किसने प्ले किया होगा, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, इसकी क्या रिएक्शन है, कैसी है, ये थोड़ी देर बाद अभी अपन देखेंगे। क्लियर, चलिए सेकेंड स्टेप में यहाँ पे स्टोरी अब क्या होगी। अभी देखो ये एफमेट टीआरएनए में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ अभी एडाप्टर की तरह काम कर सकता है, लेकिन मजे की बात ये है कि बिना राइबोसोमल आरएनए के काम नहीं हो सकता। क्यों क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता भैया, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के पास होगा ना, प्रोटीन फैक्ट्री तो वही है, राइबोसोम है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम का होना तो कंपलसरी हो गया, उसका तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको अभी आना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है सेकेंड स्टेप में, अटैचमेंट ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, है ना। पहले तो क्या होगा, बोथ सब यूनिट बेटा पहले जुड़ेगी किससे, एमआरएनए के साथ। तो पहले 30s अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो वहां पे हमें 70s राइबोसोम देखने को मिलेंगे, और अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो 80s वाला मिलेगा, है ना। तो अटैचमेंट ऑफ स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ठीक है, ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट इस स्टेप में क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट विद एमआरएनए। तो इन दोनों स्टेप को हम कंबाइंड तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, देखो दो स्टेप फिर से यहाँ पे होते हैं कि पहले तो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट के साथ क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब ये राइबोसोम ये जो बन गया है ये जाकर के कहां जुड़ जाएगा, एमआरएनए के स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग कंडीशन में नहीं रखते, डायरेक्टली अपन कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट विद एमआरएनए स्ट्रैंड। Attachment of ribosomal subunit with mRNA strand। क्लियर, जल्दी बोलो, क्लियर हुई कहानी। अच्छा, अब इसके बाद आती है बात बेटा एंजाइम्स की। बिना एंजाइम्स के तो काम नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे जरूरत होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स कौन से, इनिशिएशन फैक्टर की, मतलब कि अब यहाँ पे चैन इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट कराई जाएगी। सो चैन इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन सिंथेसिस, ऐसा भी अपन कह सकते हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ चैन फॉर्मेशन। इनिशिएशन ऑफ चैन फॉर्मेशन, ठीक है। अभी देखो चैन फॉर्मेशन के लिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में अलग अलग एंजाइम बेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सो इनिशिएशन ऑफ चैन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, ऊपर भी ये हो गया दोनों, हाँ किया गया। बोलो बेटा। हाँ सर। ओके चलो, तो हम एक काम करते हैं, एक टेबल के जैसा बना लेते हैं, तो वहां पे हम दोनों एंजाइम्स के नाम लिख देते हैं ऐसा करके। ठीक है, प्रोकैरियोटिक चैन इनिशिएशन एंजाइम, यूकैरियोटिक चैन इनिशिएशन एंजाइम। ठीक है ना। अब
अब देखो यहाँ पे चूंकि ये इनिशिएशन है, अलग से इनका कुछ नाम नहीं दिया गया, सिर्फ इनको क्या कह दिया गया, यहाँ पे एंजाइम कहो या फैक्टर कहो, दोनों ही टर्म यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार किसी किसी बुक में एंजाइम लिखा है, कहीं कहीं पे फैक्टर लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फैक्टर। ये लो भैया फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। अब क्या हुई कहानी यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक चेन इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक चेन इनिशिएशन फैक्टर, कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएशन और फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, यही से बेटा हम इन एंजाइम्स के या फैक्टर के नाम निकाल लेते हैं। तो इनिशिएशन का अपन ने आई निकाल लिया, फैक्टर का अपन ने एफ निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, आई एफ, इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। तो इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3, ये तीन फैक्टर या तीन एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ चेन फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट या ई कोलाई आप कह सकते हैं, ठीक है। जब हम बेटा बात करते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर की, कुछ भी अलग से नहीं करना है, यूकैरियोटिक लगा है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्मॉल में ई लगा दो, तो क्या लिखोगे आप इसको, EIF, EIF, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, सिंपल, कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है, क्यों, इनका नाम इनिशिएशन फैक्टर ही है। तो प्रोकैरियोटिक के लिए अपने इनिशिएशन फैक्टर यूज कर लिया, अब हमें यूकैरियोटिक के लिए इसको निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, इसमें ई लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। नाम चलो बताते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, 1 यहाँ पे नहीं है, समझना बात को, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 डैश, ठीक है, क्लियर है। देन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2A, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे मीटिंग खेल रहे हैं भाई, कौन, निष्ठा दीदी ऐड ही नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, अब शायद हो जाएंगे, चलिए, है ना। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2A2, 2A 1 नहीं लिखा रिसर्चर ने, 2A लिख दिया, 2A2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2A3, ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, आई बात समझ में। ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन पे यूटिलाइज किए जाते हैं, कोई समस्या यहाँ तक, सिर्फ अभी अपन ने एंजाइम का नाम लिया, ये एंजाइम बेटा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको टैबलेट फॉर्म में कर दिया, याद रखोगे या भूल जाओगे, जल्दी बोलो, कोई समस्या किसी को यहाँ तक, नहीं सर, बोलो बच्चे, यार कोई बोलता ही नहीं, नहीं सर, अच्छा चलो, नंबर 4 स्टेप में अब क्या होगा, चैन का इनिशिएशन हो गया है ना, चैन का इनिशिएशन हो गया है ना, अब हम क्या करते हैं, चैन का इलॉन्गेशन बेटा चलो कर देते हैं, चैन का क्या कर देते हैं, इलॉन्गेशन कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखा है, चैन इलॉन्गेशन, ठीक है, चैन का इलॉन्गेशन हो जाएगा, चलता रहेगा चैन का इलॉन्गेशन, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, चैन इलॉन्गेशन, चैन इलॉन्गेशन के बाद लास्ट में अपन क्या बता देंगे, चैन टर्मिनेशन। तो नंबर 5 में बेटा अपन बात करेंगे चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन, ठीक है, क्लियर। ये बेटा 5 स्टेप होते हैं, इन स्टेप में सब स्टेप भी हैं, जैसे देखो चैन इलॉन्गेशन में अपने को ट्रांसलोकेशन बताना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ या कि ट्रांसलोकेशन ऑफ अमीनो एसिड, वो अपन बेटा बताएंगे, ठीक है।
ए साइड से पी साइड कैसे जाता है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में। चेन टर्मिनेशन के लिए कुछ खास नहीं है, आपके पास नॉनसेंस कोडॉन बेटा प्रेजेंट है। कौन कौन से थे नॉनसेंस कोडॉन, कोई मुझे नाम बताएगा? अगर मैं किसी से जानना चाहूं कि जो नॉनसेंस कोडॉन है वो कौन कौन से हैं, तो मुझे नाम बताओगे क्या? UAA, हाँ UGA हाँ, और UAG। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। UAA, UGA और UAG, कोई फर्क नहीं, आप इसको किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। आप UGA, UAG, UAA पढ़ो, यहाँ पे इन तीनों की नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इनके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चैन इनिशिएशन किसके थ्रू होता था? AUG। बिल्कुल, याद रखना। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे हमने कहा कि चैन इनिशिएशन, तो इस टाइम पे एडॉप्टर जो है हमारा कौन सा, टीआरएनए वाला, वो कहां से चैन की सिंथेसिस स्टार्ट करवा पाएगा, जहां पे कि एमआरएनए में उसको एयूजी मिल जाएगा। जब तक उसको एयूजी नहीं मिलेगा तब तक बस वो क्या करेगा, उस पे खिसकता रहेगा। मतलब समझो, अगर हम यहाँ पे ये एमआरएनए चैन बेटा हम बनाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से अगर चलो हम रेडी करते हैं ट्रिपलेट वाले, कुछ और बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। चलो और बनाने पड़ेंगे अब आप यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अब जैसे देखो, एज्यूम करो कि हमारा जो जो टीआरएनए है, ठीक है, हमारा ये जो टीआरएनए है, ये कहीं भी हम कहते हैं इसको, हमने यहाँ पे चलो हमने इसको क्या कर दिया, बाइंड अप कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा टीआरएनए बेटा बाइंड हो गया, ठीक है, और यहीं पे हमारी राइबोसोम की ये सब यूनिट बेटा बाइंड हो गई है, ठीक है। तो जब तक इसको क्या होगा, आग नहीं मिल जाएगी, एयूजी नहीं मिल जाएगा, ये इस पे केवल बस ये केवल क्या करेगा बेटा, खिसकता रहेगा। लेकिन ये खिसकता रहेगा, एमआरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि सिंथेसिस स्टार्ट कराने का काम सिर्फ एक ही बेस पेयर का है, इनिशिएशन का काम किसका है, एयूजी। जब तक एयूजी नहीं मिलेगा तब तक एमआरएनए चैन, सॉरी प्रोटीन, हमारी ये जो पॉलीपेप्टाइड चैन है इसकी इनिशिएशन नहीं हो सकती, इसके फॉर्मेशन। लेकिन लेकिन अगर कहीं पे, अब सोचो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर एयूजी ना मिले और उसके पहले अगर ये नॉनसेंस कोडॉन मिल जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, चैन का इनिशिएशन ही नहीं हुआ है तो चैन का स्टॉप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टीआरएनए या राइबोसोम को डिटैच कराने वाले सीक्वेंसेस नहीं है। ये सीक्वेंसेस के कौन से हैं? पॉलीपेप्टाइड चैन की सिंथेसिस को रोकने वाले, ठीक है ना। तो इनके बीच में मिल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब फर्क पड़ेगा जब एक बार चैन का इनिशिएशन हो गया और उसके बाद अब चैन हमारी इनिशिएट हो चुकी है, और अब अगर ये नॉनसेंस कोडॉन आ जाएंगे तो क्या होगी, यहाँ पे सिंथेसिस रुक चुकी होगी, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे ये नहीं आते हैं, एयूजी नहीं मिलता, तो ये हमारा टीआरएनए राइबोसोम के साथ क्या होगा बेटा, खिसकता रहेगा, है ना। और अल्टीमेटली अब जब ये यहाँ पे आया और अब इसको ये मिल गया आग, तो अब यहाँ से क्या होगा बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड चैन यहाँ पे अल्टीमेटली उसका इनिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। आगे ये सीक्वेंसेस बनता रहेगा। अब इमेजिन करो कि इसके जस्ट अगले में इसको क्या मिल गया, यूएए। इमेजिन करना, ठीक है, अगले जस्ट में इसको क्या मिल गया, यूएए। यहीं से प्रोसेस रुक जाएगी,
यहीं से बेटा प्रोसेस रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा। मतलब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगले सीक्वेंसेस में भैया AUG मेरा वहां से इनिशिएशन हुआ ही था और अगले जस्ट बाद UAA मिल जाए तो वो उसको छोड़ दे, अरे यार अभी तो चैन बनाना शुरू किया, अभी कैसे टर्मिनेट कर दूं, नहीं, इसका उसको कोई लेना देना नहीं। ये सोचने समझने की क्षमता इसके पास नहीं, ठीक है। इसके पास सिर्फ क्या है, एंटीकोडॉन और कोडॉन वाली स्टोरी चल रही है। AUG का आया चैन इनिशिएशन कोडॉन, मैथियोनिन अमीनो एसिड को ये कोड कर देगा, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। UAA मिल गया या UAG या GE या कि UGA, तीनों में से कोई भी एक मिल गया, तुरंत वहां से प्रोसेस रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि टीआरएनए के पास उन कोडॉन का कोई एंटीकोड नहीं है, तो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, डिकोड नहीं कर पाएगा तो वहां से प्रोसेस रुक जाएगी। और इसके साथ ये अच्छी खास बात है कि अगर ये डिकोड नहीं कर पाता है तो ये चैन को छोड़ देता है, आ जाओ भैया हमसे नहीं बन रहा है तो हम तो नहीं करेंगे, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कहानी खत्म। अब कहानी खत्म, अब वो हो गया नाराज, अब वो कुछ नहीं कर सकता, बस हो गया, खेला खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये टीआरएनए के साथ अच्छी बात है कि जैसे ही नॉनसेंस कोडॉन मिलते हैं ये चैन को छोड़ देता है, सब कुछ डिटेल्स, कहानी खत्म, ठीक है। इसीलिए अब ये कहानी देखो, ये तो नॉनसेंस कोडॉन के साथ हो गई। अब सोचो, इमेजिन करो कि अगर हमने अपने mRNA की स्प्लाइसिंग नहीं कराई होती, हमने अगर वहां से इंट्रॉन को रिमूव नहीं कराया होता, तो हर बार क्या होता, बेस सीक्वेंसेस के बीच में जैसे जैसे वो ट्रिपलेट को उठाता, तो जैसे अभी आपने देखा जब हम ये ट्रिपलेट को बना रहे थे तो हर बार एक या दो सीक्वेंसेस बच जा रहे थे ना, है ना। तो ऐसे ही जब वो ट्रिपलेट को उठाता और कोई एक ऐसा कोई सीक्वेंस मिल जाता जिसका कि कोई वहां पे सेंस नहीं निकल रहा है, या वो किसी स्पेशल तरीके के अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पा रहा है, टीआरएनए वहां पे उसका एंटीकोड नहीं ला पाता, और वहीं से वो क्या हो जाता, रिमूव हो जाता बिना नॉनसेंस कोडॉन के आए हुए, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में क्या होती, वहां पे इंपेयरमेंट होती। पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में अगर इंपेयरमेंट होगी तो प्रोटीन गलत बन जाएगी, प्रोटीन गलत बन जाएगी तो पूरी की पूरी कहानी